7 अगस्त 1990 मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। 25 सितंबर 1990 मंडल के विरोध में कमंडल का शिगुफा छोड़ करके रथ यात्रा लेकर लाल कृष्ण आडवाणी निकल पड़े। इन 2 तारीखों के बीच आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा था। मंडल और कमंडल के दौर के रूप में, मंडल और मंदिर के दौर के रूप में मंडल आंदोलन ने इस आजाद भारत को बदल कर रख दिया। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए अब मंडल कमीशन लागू करने का भी श्रेय ले रहे हैं। अटल जी की सरकार बनी तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। जी हां, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंडल के विरोध में निकली कमंडल की रथ यात्रा के संयोजकों में से एक थे। क्या है पूरी कहानी मंडल बनाम कमंडल की? कुछ तारीखों के जरिए सिलसिलेवार इसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 1989 का वक्त था। अक्टूबर नवंबर में पूरे देश में आम चुनाव जोर शोर से जारी थे। उस वक्त 1984 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाले राजीव गांधी कई तरह के आरोपों में घिर चुके थे और उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप उनके अपने सहयोगी रहे कांग्रेस पार्टी का इमरजेंसी के दौर में भी सहयोग करने वाले नेताओं में से एक विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी और कांग्रेस से दूर होकर के एक लाल किताब लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विरोधी और देश के एक बड़े चेहरा बन चुके थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में इस देश में नारे लगा करने लगे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच राजा मांडा की रियासत से निकले राजा अब एक फकीर के भेष में उस वक्त के भारत के एक क्रांतिकारी नेता बन चुके थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों से कांग्रेस बुरी तरह मुसीबत में फंस चुकी थी और चुनाव का परिणाम भी कुछ ऐसा आता है कि चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। फिर तारीख आती है 2 दिसंबर 1989। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है और कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं वही राजा नहीं फकीर, देश के तकदीर विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। 140 सांसदों वाली इस अल्पमत की सरकार के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां और मुश्किलें थी। ये वो सरकार थी कांग्रेस के विरोध में एक होकर के सबने इसका समर्थन किया था। धुर दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को मिला हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह कई अहम काम करने के लिए चर्चित हो रहे थे। समाजवादी पृष्ठभूमि के मिजाज से काम करने लगे और उसी कामों में से एक था मंडल कमीशन की एक सिफारिश का लागू किया जाना। किस्से और कहानियां इस रूप में मौजूद मिलेंगी कि अपनी सरकार बचाने के लिए कि जब चौधरी देवीलाल को उन्होंने किनारे किया और बनाई गई
समिति की अध्यक्षता खुद देवीलाल कर रहे थे, मगर देवीलाल इस मंडल कमीशन की सिफारिश के पक्ष में नहीं थे। और दूसरी तरफ हरियाणा से लेकर दिल्ली के राजनीतिक झगड़ों में कुछ पेच फंस रहा था। देवीलाल एक बड़ी रैली बुलाकर वीपी सिंह की सरकार गिराने की तैयारी कर रहे थे। अपनी सरकार बचाने के लिए वीपी सिंह ने पिछड़ी राजनीति को हवा दे दी और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर दी। मगर कहानी ये नहीं है। असली कहानी ये है कि 1989 के आम चुनाव में समाजवादी खेमे और बहुजन खेमे की तरफ से मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाना उनके घोषणा पत्र में शामिल था। यानी सरकार गिराने और बचाने की बजाय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना एक राजनीतिक कदम के रूप में उठाया। 1977 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े समाजवादी नेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल के नेतृत्व में बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1979 में पूरी हुई और 80 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के हाथों सौंप दी गई। मगर 1980 से लेकर के 84 तक और 84 से लेकर 89 तक कांग्रेस की सरकार थी। पहले इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी, उन दोनों ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं किया। ये ऐतिहासिक सच है। उस जमाने में दक्षिण भारत के एक कद्दावर नेता करुणानिधि, जो अपनी पार्टी डीएमके के बड़े नेता थे, वो लगातार इस देश में मंडल कमीशन को लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। 1983 से 84 के वक्त में वो इंदिरा गांधी के आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना देना हो या जंतर मंतर पर रैली करनी हो, इस देश के तमाम समाजवादी नेता मंडल कमीशन को लागू करने के लिए आंदोलनरत थे। इस देश में बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेता मनोहर कांशीराम देश में घूम घूम कर मंडल आंदोलन के समर्थन में रैली कर रहे थे और 1985, 86, 87, 88, 89 तक पूरे देश में लगातार 10 साल तक मंडल आंदोलन को खड़ा करने में इस देश के अंबेडकरवादी समाजवादी लोगों की नेताओं की बड़ी भूमिका है। यूं ही नहीं मंडल लागू हो गया था। उस पूरे 10 साल में अनवरत आंदोलन हुए, सैकड़ों रैलियां। एक तरफ माननीय कांशीराम बहुजन समाज पार्टी की रैली कर रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो दूसरी तरफ करुणानिधि अपनी पार्टी डीएमके की तरफ से दिल्ली में अनशन पर बैठ रहे हैं। एक तरफ समाजवादी नेता और अंबेडकरवादी नेता मंडल लागू करने की पृष्ठभूमि बना रहे हैं और 7 अगस्त 1990 की तारीख जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब हम मंडल की एक सिफारिश लागू करते हैं कि 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और सरकारी शिक्षा में ओबीसी को मिलेगा। कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। देश में भूचाल आ गया। राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, नारा बदल गया। राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। ये भारत देश है। विश्वनाथ प्रताप सिंह मसीहा से विलन करार दिए गए। अखबारों में उनके खिलाफ लेख लिखे जाने लगे, सड़कों पर आंदोलन होने लगे और मंडल के विरोध में पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की गई। जाने कितने लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की और अखबार ये लिखने लगे पूरा देश सड़कों पर उतर गया है मंडल के विरोध में। विश्वनाथ प्रताप सिंह बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि हमारे पास ओबीसी के लड़के आने लगे। उन्होंने कहा कि अखबार लिख रहे हैं कि पूरा देश सड़कों पर उतर गया है, क्या हम इस देश के युवा नहीं हैं? हम तो स्वागत कर रहे हैं। यानी अखबार भी आग लगाने में आगे आगे थे। कोई अरुण शौरी तो कोई अरुण नेहरू, जरा पड़ताल होनी चाहिए वो कौन लोग थे। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण के फैसले के बाद सख्ते में आ गई। इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को मिलने वाले हक को अगर विरोध करती तो उसका वोट परसेंटेज खत्म होने की संभावना थी, क्योंकि केवल सवर्णों के वोट से कोई दिल्ली की तख्तोताज पर नहीं काबिज हो सकता था और पिछड़ा विरोधी घोषित होकर के वो लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन समर्थन करके
वो अपनी दक्षिणपंथी आरएसएस की राजनीति को आगे कैसे करते। तारीख को गौर करिए, 7 अगस्त 1990 मंडल की एक सिफारिश लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह करते। 9 अगस्त 1990 उसका पत्र जारी होता है। 13 अगस्त 1990 अधिसूचना जारी होती है और 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात को पुख्ता तरीके से दर्ज करते हैं कि मंडल लागू करना इस देश के लिए कितना जरूरी था, वरना इस देश की आधी से ज्यादा आबादी में एक आक्रोश पनप रहा था क्योंकि उनको देश चलाने में हिस्सा नहीं मिल रहा था। 90% आबादी 10% तक सीमित थी और 10% आबादी 90% जगहों पर काबिज थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक भाषण लाल किले की प्राचीर से होता है कि मैंने राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। अब एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जैसे वापस मां के पेट में नहीं डाला जा सकता। ऐसे में 15 अगस्त 1990 का यह भाषण और दूसरी तरफ आरएसएस के नेतृत्व में जो मंदिर आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन बुलाया और पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी पहली बार कहती है कि अब मंदिर की लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि उसके पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी मंदिर यानी राम मंदिर आंदोलन से अपनी दूरी बना चुकी होती है। अब मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को आगे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आ जाती है। वो अगर समर्थन तुरंत वापस ले लेती तो भी यह जाहिर हो जाता कि वो मंडल का विरोध कर रही है। वो विरोध में बोल देती तो राजीव गांधी की तरह एक्सपोज हो जाते, जब राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर के मंडल कमीशन के विरोध में लंबा भाषण दिया, जो आज भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बना रहता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के विरोध में लिखा था। ये ऐतिहासिक गलतियां जितनी कांग्रेस को भारी पड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक लिया। उसने सीधे मंडल का विरोध करने से परहेज किया, लेकिन उसी समय एक ऐसी रणनीति बनाई कि भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन के बाद आरएसएस के सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि जो अब मंदिर की लड़ाई है वह अब राजनीतिक लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी उस राजनीतिक लड़ाई को लड़ेगी। और ठीक एक महीना बाद 25 सितंबर 1990 को अयोध्या के लिए रथ लेकर के सोमनाथ से लाल कृष्ण आडवाणी देश की सड़कों पर उतर पड़ते हैं। जितने लोग मंडल आंदोलन का विरोध करने में, आग लगाने और मारे जाने में शामिल नहीं हुए, उससे ज्यादा नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता का एक नया अध्याय लिखा भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू कर दी। जहां जहां से ये रथ यात्रा गई, दंगे होने लगे, तनाव फैलने लगा और पूरा देश जाति की राजनीति की गोलबंदी के सामने धर्म की राजनीति की गोलबंदी का शिकार हो गया। इन द नेम ऑफ गॉड यानी राम के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री आनंद पटवर्धन ने बनाई है। अगर न देखा हो आपने तो वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए और ये देखिएगा कि मंडल आंदोलन जो इसलिए आया था कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, उसको उसके हिस्से का हक नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में, जमीन के मालिकाना हक में मिले और यह देश सबका देश बने। इस विचार का विरोध करने के लिए दक्षिणपंथी राजनीति ने रथ यात्रा की शुरुआत कर दी। और यही रथ यात्रा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे मंडल का विरोध करके अपने वोटरों को नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए इन्हीं पिछड़ी और अति पिछड़ी दलित जातियों का इस्तेमाल भी तो करना था। और इससे राजनीति आगे बढ़ी और यही रथ जब बिहार के समस्तीपुर में पहुंचता है, अक्टूबर 1990 और नवंबर 1990 तक यह पूरा देश सांप्रदायिकता के लपट में झुलसने लगा था। और उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। समस्तीपुर में उन्होंने उस रथ को रोका और उनका एक ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान पटना का है कि जितना एक प्रधानमंत्री की जान का कीमत है
उतना ही एक आम आदमी के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटे कौन बजाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा? मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जैसे ही वो रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोकी जाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है। डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप टेलीप्रॉम्प्टर न होने पर जितना लड़खड़ा जाते हैं, उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आप असली इतिहास भी नहीं जानते कि आरक्षण विरोधी, मंडल विरोधी कौन रहा है। फिर से देखिए इस अखबार की हेडलाइन, आडवाणी गिरफ्तार और समर्थन वापस। इस पर जोर दीजिए, क्यों निकली रथ यात्रा 7 अगस्त 1990 और 25 सितंबर 1990? उसके पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर आंदोलन से दूरी बनाए हुई थी। पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी मंदिर आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा मानती है। रथ लेकर 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी क्यों उतर जाते हैं? और उस रथ पर डियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप क्या कर रहे थे? क्योंकि आप तब ओबीसी नहीं थे। डियर प्राइम मिनिस्टर, याद है ना आपको, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। उस समय आप हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बन चुके लाल कृष्ण आडवाणी के सिपह सालार बने थे। तब आपको मंडल की याद क्यों नहीं आई? उस रथ को आप लेकर निकले जो मंडल के विरोध में निकला था, कमंडल लेकर। कितना इतिहास को छिपाकर, दबाकर, बरगलाकर बदल पाएंगे क्या? इस खेल को समझा जाए। लालू प्रसाद यादव आज तक इसकी सजा भुगत रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के रथ को समस्तीपुर में क्यों रोका। और ठीक वही वक्त है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। कार सेवा के नाम पर अब तो रिपोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि वो भावना के आधार पर फैसला सुनाता है, और फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। कितना निष्पक्ष और तटस्थ है डियर प्राइम मिनिस्टर ये इतिहास। जब कार सेवक हमला करने जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? वही जो मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया था, और वही काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए जो लालू प्रसाद यादव ने किया था। और उसके बाद आपकी सरकार समर्थन वापस लेती है। क्यों वापस लिया था भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से समर्थन वापस? डियर प्राइम मिनिस्टर, इसका क्या जवाब है आपके पास? और उसके बाद आपने जिसको समर्थन दिया, उन्होंने कैसे मंडल को रोका, और फिर मंडल के विरोध में जो कमंडल का रथ था वो क्यों रुका रहा? और उसके बाद एक मंडल रथ निकला था बिहार से, जिसकी अगुवाई मरहूम शरद यादव कर रहे थे, और दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने वाले, आंदोलन करने वाले एक नेता का नाम है मरहूम रामविलास पासवान। मंडल आंदोलन ने कैसे इस देश को इतना खूबसूरत बनाया जनाब। एक तरफ करुणानिधि, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ कांशीराम रामविलास पासवान इसके समर्थन में सड़क पर लड़ रहे थे।
इनके घरों पर पत्थर मारे गए, इनको गालियां दी गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को गाली देने वाले कौन लोग थे? वही जो आरक्षण विरोधी थे। सरकार गिराने वाले कौन लोग थे? वही जो आरक्षण विरोधी थे, जो मंडल विरोधी थे। डियर प्राइम मिनिस्टर, आपको चुनाव जीतना है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोच कर देखिए, 21 जून 1991 को कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार अल्पमत बनाई। उसके पहले चंद्रशेखर ने सरकार बनाई, उनकी सरकार भी गिरा दी गई। अगस्त 1991 से जनता परिवार के आंदोलनकारी नेताओं शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, नीतीश कुमार, ऐसे जाने कितने नेताओं ने फिर से मंडल लागू करने के आंदोलन छेड़ दिया। 30 अक्टूबर 1991 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों की पीठ बनाई और इस बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, उनमें आंदोलन मंडल का चलता रहा। फिर तारीख आती है 19 नवंबर 1991। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की सहमति दर्ज कर दी और उसके बाद इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। कोर्ट जाने वाले लोग कौन थे मंडल कमीशन के खिलाफ? डियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपके टेलीप्रॉम्प्टर वाले भाषण में यह दर्ज हो कि मंडल के विरोध में कोर्ट जाने वाले लोगों का नाम क्या था, और उसी समय क्रीमी लेयर आ गया। और बताइए डियर प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के मुख्यमंत्री तक रहे, कभी इस देश को क्यों नहीं बताया कि आप ओबीसी हैं? और आज आप कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल रहे हैं, और इस काले चिट्ठे का हिसाब कौन देगा? आप इस देश के 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, आपने महान काम किए, आप अमर होने के लिए प्रधानमंत्री रहे, मगर आज तक एक बार भी मंडल कमीशन की सिफारिशों का जिक्र आपके जुबान से क्यों नहीं हुआ? डियर प्राइम मिनिस्टर, नेशन वांट टू नो। इस देश के ओबीसी जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना जैसा मुद्दा आज इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और आज आप और आपके लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, या इस पर खामोशी, साजिशन खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए? मंडल कमीशन की 38 सिफारिशें बची हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको महान बनने का शौक है तो जाति जनगणना कराकर मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करा दीजिए। अब आप महान बनने के रास्ते पर चल सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं, अवतारी हो सकते हैं, मगर अफसोस कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है तो आपकी सरकार में। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास आपने बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया, जिसने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख दी, लेकिन कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश में कोर्ट ने रद्द किया, फिर आपके लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराई, उसके खिलाफ कौन लोग हैं, और कौन वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजता है? डियर प्राइम मिनिस्टर, मंडल का आंदोलन इस देश का सबसे खूबसूरत आंदोलन है, और मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकलने वाला आंदोलन क्या है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। शुक्रिया।